नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी एक जंग के मैदान की तरह है, जहां हर तरफ चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं और हम समझ नहीं पाते कि किस तरफ कदम बढ़ाएं। मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक उलझन कि कैसे इन हालातों का सामना करें, कैसे अपने सपनों को बचाएं और कैसे इस रोजमर्रा की जद्दोजहद में खुद को हारने ना दें। कभी लगता है कि हम अकेले ही लड़ रहे हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आता। अगर आपके दिल में भी कभी ऐसी भावनाएं उठती हैं, अगर आप भी कभी खुद को जिंदगी की इन चुनौतियों के सामने थोड़ा थका हुआ या हारा हुआ महसूस करते हैं, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं आज आपके लिए एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आई हूं जो सदियों पहले लिखी गई थी, लेकिन उसकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची और असरदार हैं जितनी वो तब थीं। ये किताब आपको लड़ना नहीं बल्कि जीतना सिखाएगी, वो भी समझदारी से, शांति से और बिना खुद को बिखेरे हुए। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर, यानी युद्ध की कला, और इसे लिखा है महान चीनी विचारक और रणनीतिकार सुन त्जू ने। अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध की बातें भला हमारी जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं, पर मेरे दोस्त, ये किताब सिर्फ तलवारों और ढालों की लड़ाई के बारे में नहीं है। ये है रणनीति की, समझ की और अपने मन पर काबू पाने की कला। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी लड़ाइयों को, चाहे वो हमारे करियर की हों, हमारे रिश्तों की हों या हमारे अपने अंदर की कशमकश हो, उन्हें बुद्धिमानी से जीत सकते हैं। इस समरी को सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि आपके अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। आपको वो रास्ते नजर आने लगेंगे जो शायद पहले धुंधले थे। आपको ये समझ आएगा कि हर चुनौती का सामना करने के लिए सिर्फ जोर लगाना जरूरी नहीं, बल्कि सही वक्त पर, सही तरीके से और सही सोच के साथ कदम उठाना जरूरी है। और हाँ, अगर आपको मेरी बातें आपके दिल को छू जाए, अगर आपको लगे कि ये कहानी आपकी जिंदगी में कोई छोटा सा ही सही पर एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है, तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम और आप ऐसे ही जिंदगी के गहरे सबक साथ मिलकर सीखते रहें और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की कला को समझने के लिए, सुन त्जू के सदियों पुराने ज्ञान के समंदर में गोता लगाने के लिए? चलो फिर देर किस बात की, हम इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि सुन त्जू की ये किताब सिर्फ सैनिकों या सेनापतियों के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, जो अपनी मुश्किलों का हल ढूंढना चाहता है और जो शांति और सफलता के साथ जीना चाहता है। सुन, जो कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत वो है जो बिना लड़े हासिल हो, यानी अपनी समझ और रणनीति से हालात को ऐसा बना दो कि तुम्हें टकराव की जरूरत ही ना पड़े। ये किताब हमें यही हुनर सिखाती है। इस किताब के कुछ खास नुस्खे, कुछ अहम बातें जिन्हें हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, वो कुछ इस तरह हैं। अपनी योजनाओं को बहुत ध्यान से बनाना, लड़ाई यानी किसी भी टकराव की कीमत को समझना और उसे कम से कम रखना, बिना लड़े दुश्मन को हराने की यानी अपनी मुश्किलों पर काबू पाने की कोशिश करना, अपनी ताकतों को जानना और उन्हें सही जगह इस्तेमाल करना, दुश्मन की यानी अपनी चुनौतियों की कमजोरियों को पहचानना, सही मौके का इंतजार करना और तेजी से फैसला लेना, अपने आसपास के माहौल को, अपनी परिस्थितियों को समझना और सबसे जरूरी खुद को जानना, अपनी कमियों और ताकतों को पहचानना। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी मेरे दोस्त। अब हम हर अध्याय में गोता लगाएंगे और सुन त्जू के अनमोल मोतियों को चुनेंगे। अध्याय 1, शुरुआती योजनाएं, लेइंग प्लान्स। तो मेरे प्यारे दोस्त, चलो इस किताब के पहले दरवाजे को खोलते हैं। पहला अध्याय है शुरुआती योजनाएं, यानी कि किसी भी जंग या यूं कहो जिंदगी की किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने से पहले की तैयारी। सुन त्जू कहते हैं कि युद्ध कोई खेल नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, किसी राज्य के बचने या तबाह होने का रास्ता है। इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसकी योजना बहुत ही सावधानी और गहराई से बनानी चाहिए। अब इसे अपनी जिंदगी में देखो। क्या आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश है, कोई ऐसा लक्ष्य जिसे आप पाना चाहते हैं, या कोई ऐसी मुश्किल
जिससे आप निकलना चाहते हैं। सुन जू कहते हैं कि सबसे पहले 5 चीज़ों पर गौर करो। 1. रास्ता, द वे या नैतिक प्रभाव। इसका मतलब है कि आपके लोग, यानी आपके अपने अंदर की आवाज़, आपका परिवार, आपके दोस्त, क्या वो आपके लक्ष्य के साथ हैं? क्या आपके उसूल, आपके सिद्धांत आपको उस रास्ते पर चलने की इजाज़त देते हैं? अगर आपका दिल आपके साथ है तो आधी जंग आप वहीं जीत जाते हैं। 2. स्वर्ग, हेवन। इसका मतलब है दिन और रात, सर्दी और गर्मी, यानी समय और मौसम। अपनी जिंदगी में देखो तो क्या ये सही वक़्त है उस काम को करने का? क्या हालात आपके पक्ष में हैं? कभी कभी थोड़ा इंतज़ार करना, सही वक़्त का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी होता है। 3. धरती, अर्थ। इसका मतलब है दूरी, खतरा और सुरक्षा, खुली जगह और तंग रास्ते, यानी आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपके पास क्या साधन हैं, क्या मुश्किलें हैं। अपनी ज़मीन को, अपनी स्थिति को समझना बहुत अहम है। 4. सेनापति, द कमांडर। ये हैं बुद्धिमानी, ईमानदारी, इंसानियत, साहस और सख्ती के गुण। और यहाँ सेनापति कौन है? आप खुद। क्या आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए समझदारी से काम ले रहे हैं? क्या आप खुद के प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार हैं? क्या आप में मुश्किलों का सामना करने का साहस है? और क्या आप खुद के साथ थोड़ी सख्ती बरत सकते हैं जब ज़रूरत हो? 5. तरीका और अनुशासन, मेथड एंड डिसिप्लिन। यानी आपकी सेना, आपकी टीम, या अगर आप अकेले हैं तो आपकी अपनी आदतें, आपका नज़्म व ज़ब्त यानी अनुशासन, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है? क्या आपने अपने काम को करने का कोई सही तरीका बनाया है? सुन जू कहते हैं कि हर सेनापति को इन 5 बातों को जानना चाहिए। जो इन्हें जानता है वो जीतता है, जो नहीं जानता वो हारता है। तो मेरे दोस्त, जब भी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लो, कोई नया काम शुरू करो, तो इन 5 बातों पर ज़रूर सोचना। ये आपको एक साफ तस्वीर देंगे कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको क्या करना चाहिए। इस अध्याय में एक और बहुत गहरी बात कही गई है। सारी लड़ाई धोखे पर आधारित है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को धोखा दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि अपनी असली ताकत, अपने असली इरादे, अपनी योजनाओं को तब तक जाहिर मत करो जब तक सही वक्त ना आ जाए। अगर आप मजबूत हैं तो ऐसा दिखाओ कि आप कमज़ोर हैं। अगर आप पास हैं तो ऐसा दिखाओ कि आप दूर हैं। अगर दुश्मन यानी आपकी चुनौती लालची है तो उसे लालच दो। अगर वो भ्रमित है तो उसे और भ्रमित करो। ये सब समझदारी की चालें हैं जो आपको बिना वजह के टकराव से बचा सकती हैं। तो पहला सबक क्या मिला? तैयारी, तैयारी और तैयारी, और अपनी योजनाओं को गुप्त रखना। कैसा लगा ये पहला कदम? मुझे उम्मीद है आपको इसमें अपनी जिंदगी के लिए कुछ सोचने को ज़रूर मिला होगा। अध्याय 2, युद्ध छेड़ना, वेजिंग वॉर। अब हम आते हैं दूसरे अध्याय पर, जिसका नाम है युद्ध छेड़ना। सुन जू यहाँ हमें बताते हैं कि कोई भी लड़ाई, कोई भी संघर्ष, चाहे वो मैदान में हो या जिंदगी में, उसकी एक कीमत होती है। और ये कीमत सिर्फ पैसे की नहीं होती, बल्कि समय की, ऊर्जा की और हौसले की भी होती है। वो कहते हैं कि अगर जंग लंबी खिंचती है तो सैनिकों का हौसला पस्त हो जाता है, हथियार बेकार हो जाते हैं और खजाना खाली हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो दुश्मन को मौका मिल जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। लंबी लड़ाई से कभी किसी देश का भला नहीं हुआ। इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखो। क्या आप किसी ऐसी मुश्किल में फंसे हैं जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, या कोई ऐसा काम जिसे आप सालों से टाल रहे हैं और वो आपके मन पर एक बोझ बना हुआ है? सुन जू की सलाह है कि ऐसे मामलों में देर मत करो। या तो पूरी ताकत लगाकर उसे खत्म करो या फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढो, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप एक ही समस्या में उलझे रहोगे उतनी ही आपकी ऊर्जा खत्म होती जाएगी, आपका हौसला टूटता जाएगा और आप नए मौक़ों को देख ही नहीं पाओगे। इस अध्याय में एक बहुत ही प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक बात कही गई है। वो ये कि जब आप युद्ध में दुश्मन के हथियार या रसद यानी खाने पीने का सामान कब्जे में लेते हैं तो वो आपके अपने खजाने से 10 गुना ज़्यादा कीमती होता है। अपनी ज़िंदगी
में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दूसरों की गलतियों से सीखो, दूसरों के अनुभवों का फायदा उठाओ। जो ज्ञान या साधन आपको आसानी से मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल करो, बजाय इसके कि आप हर चीज़ खुद से शुरू करो और अपनी सारी ऊर्जा उसी में लगा दो। और सबसे ज़रूरी बात, सुंजू कहते हैं कि एक समझदार सेनापति वो है जो अपने सैनिकों का ध्यान रखता है। वो उन्हें सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उन्हें अपना समझता है। अपनी ज़िंदगी में भी अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं या अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनकी भावनाओं का, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब लोग आपसे दिल से जुड़ते हैं तो वो आपका साथ पूरी ईमानदारी और ताकत से देते हैं। तो मेरे दोस्त, इस अध्याय का सार ये है कि किसी भी संघर्ष को लंबा मत खींचो। अपनी ऊर्जा और साधनों का सही इस्तेमाल करो और हमेशा याद रखो कि सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें कम से कम नुकसान हो। क्या आप अपनी जिंदगी की किसी लंबी खींचती लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं? शायद अब वक्त है उसे एक निर्णायक मोड़ देने का। अध्याय 3, रणनीति से हमला, अटैक बाय स्ट्रैटेजम। अब हम पहुंच गए हैं तीसरे अध्याय पर, और ये अध्याय मेरा बहुत पसंदीदा है। इसका नाम है रणनीति से हमला। और यहाँ सुंजू हमें वो सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं जो उन्होंने पहले भी इशारा किया था, कि सबसे अच्छी जीत वो है जो बिना लड़े हासिल हो जाए। किसी शहर को घेर कर उसे तोड़कर जीतना अच्छी रणनीति नहीं है। सबसे अच्छा है दुश्मन के इरादों को, उसकी योजनाओं को ही नाकाम कर देना। सोचो ज़रा, अगर आप किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं और आप उसे सीधे सीधे टक्कर देने के बजाय कोई ऐसा रास्ता निकाल लो जिससे वो मुश्किल अपने आप ही खत्म हो जाए, तो कितना अच्छा हो। यही है रणनीति से हमला। सुंजू कहते हैं कि सबसे ऊंचे दर्जे की रणनीति है दुश्मन की योजनाओं को नाकाम करना। उससे थोड़ा कम है दुश्मन के साथियों को उससे अलग कर देना। उससे भी कम है दुश्मन की सेना से मैदान में लड़ना। और सबसे बुरी रणनीति है किसी किलेबंद शहर को घेरना, क्योंकि उसमें बहुत समय, साधन और जानें बर्बाद होती हैं। अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू करें? मान लो आपका कोई सहकर्मी या पड़ोसी आपको बेवजह परेशान कर रहा है। सीधे उससे झगड़ा करने के बजाय क्या आप उसकी परेशानी की वजह समझ सकते हैं? क्या आप किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जो उसे समझा सके? या क्या आप अपने काम और व्यवहार से ऐसा माहौल बना सकते हैं कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए? ये हैं रणनीति से हमला करने के कुछ तरीके। इस अध्याय में एक बहुत मशहूर कहावत है, अगर आप अपने दुश्मन को जानते हैं और खुद को भी जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों में भी कोई खतरा नहीं होगा। अगर आप खुद को जानते हैं पर दुश्मन को नहीं, तो हर जीत के लिए आपको एक हार भी झेलनी पड़ेगी। अगर आप ना खुद को जानते हैं और ना ही दुश्मन को, तो आप हर लड़ाई में हारेंगे। ये कितनी गहरी बात है मेरे दोस्त। जिंदगी की किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले सबसे पहले खुद को समझो। आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपके पास क्या साधन है, आपके सिद्धांत क्या हैं। और फिर अपनी चुनौती को, अपनी मुश्किल को समझो। वो क्यों है, उसकी जड़ कहाँ है, उसके क्या पहलू हैं। जब आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह समझ लोगे तो आपको सही रास्ता अपने आप नजर आने लगेगा। सुंजू ये भी कहते हैं कि 5 ऐसे हालात हैं जिनमें जीत का अंदाजा लगाया जा सकता है। 1, जब सेनापति जानता हो कि कब लड़ना है और कब नहीं। 2, जब वो जानता हो कि छोटी और बड़ी सेनाओं का इस्तेमाल कैसे करना है। 3, जब उसकी सेना में ऊपर से नीचे तक सब एक ही मकसद से भरे हों। 4, जब वो खुद तैयार हो और दुश्मन के तैयार ना होने का इंतजार करे। 5, जब सेनापति काबिल हो और राजा यानी ऊपर बैठे लोग उसमें दखल ना दें। ये बातें सिर्फ सेना के लिए नहीं, हमारी जिंदगी के लिए भी उतनी ही सच हैं। हमें पता होना चाहिए कि कब हमें अपनी ऊर्जा लगानी है और कब हमें पीछे हटना है। हमें अपने साधनों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमारी टीम में या हमारे अपने अंदर एक ही लक्ष्य होना चाहिए। हमें तैयारी करनी चाहिए और सही मौके का इंतजार करना चाहिए, और हमें अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी और काबिलियत होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस अध्याय से हमें
ये सीखना है कि असली बहादुरी लड़ने में नहीं, बल्कि बिना लड़े जीतने में है। और इसका रास्ता है खुद को जानना, अपनी चुनौती को जानना और सही रणनीति बनाना। क्या आप आज थोड़ा वक्त निकालकर खुद को और अपनी किसी एक चुनौती को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे? अध्याय 4, रणनीतिक स्थितियां, टैक्टिकल डिस्पोजिशंस। चलो दोस्त, अब हम चौथे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है रणनीतिक स्थितियां। इस अध्याय में सुंजू हमें बताते हैं कि एक कुशल योद्धा सबसे पहले खुद को ऐसी स्थिति में ले आता है जहां उसे हराया ना जा सके, और फिर वो दुश्मन के हारने लायक स्थिति में आने का इंतजार करता है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि जीत हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं होती, क्योंकि वो दुश्मन की गलतियों पर भी निर्भर करती है। लेकिन खुद को हार से बचाना ये पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है। इसलिए पहले अपनी सुरक्षा पक्की करो, अपनी कमियों को दूर करो, अपनी ताकतों को मजबूत करो। जब आप खुद अजय यानी अपराजेय बन जाओगे तो जीत का मौका अपने आप आएगा। इसे अपनी जिंदगी में देखो। मान लो आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सीधे बाजार में कूद पड़ने से पहले क्या आप अपनी तैयारी पूरी करेंगे? क्या आप अपनी जमा पूंजी का ध्यान रखेंगे? क्या आप जरूरी हुनर सीखेंगे? क्या आप एक मजबूत योजना बनाएंगे? ये सब है खुद को हार से बचाने की तैयारी। जब आपकी नींव मजबूत होगी तो बाजार के उतार चढ़ाव आपको आसानी से गिरा नहीं पाएंगे, और जब सही मौका आएगा तो आप उसका पूरा फायदा उठा सकोगे। सुंजू कहते हैं कि जो योद्धा रक्षा करने में माहिर होता है वो धरती की गहराइयों में छिप जाता है, और जो हमला करने में माहिर होता है वो आसमान की ऊंचाइयों से वार करता है। इसका मतलब है कि जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो शांत रहो, धैर्य रखो और अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। और जब आप कार्रवाई करो तो पूरी ताकत और तेजी से करो, ताकि आपकी चुनौती संभल ही ना पाए। इस अध्याय में एक और सुंदर बात कही गई है, वो ये कि एक महान योद्धा वो जीत हासिल करता है जो आसान होती है। उसकी जीतों में ना तो बुद्धिमानी की धूम होती है, ना ही साहस के बड़े बड़े कारनामे। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत की जमीन तैयार कर चुका होता है। वो ऐसे दुश्मन से लड़ता है जो पहले ही हार चुका होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब है कि अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी है, आपकी रणनीति इतनी पक्की है, तो जीत आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष या जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे दोस्त, इस अध्याय का सबक है कि पहले खुद को मजबूत बनाओ, अपनी कमियों को दूर करो, अपनी तैयारी इतनी पक्की रखो कि आपको कोई आसानी से हरा ना सके, और फिर सही मौके का इंतज़ार करो। याद रखना, जल्दबाजी में उठाया गया कदम अक्सर नुकसान ही पहुंचाता है। क्या आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे पहलू के बारे में सोच सकते हैं जहां आपको पहले अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत है, कोई बड़ा कदम उठाने से पहले? अध्याय 5, ऊर्जा शक्ति का प्रयोग, एनर्जी। अब हम आ गए हैं 5वें अध्याय पर, जिसका नाम है ऊर्जा या शक्ति का प्रयोग। ये अध्याय इस बारे में है कि कैसे हम अपनी सेना यानी अपनी टीम या अपने साधनों की ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सुंजू कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को संभालना वैसे ही है जैसे कुछ लोगों को संभालना। ये बस संगठन और संकेतों का मामला है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक अच्छी योजना है और आप अपनी टीम को या अपने कामों को सही तरीके से बांट सकते हैं और सबके बीच तालमेल बिठा सकते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। सुंजू यहाँ पर झेंग, जेंग और ची क्यूआई की बात करते हैं। झेंग का मतलब है सीधा प्रत्यक्ष हमला, और ची का मतलब है अप्रत्यक्ष चौंकाने वाला हमला। वो कहते हैं कि लड़ाई में हम दुश्मन का सामना झेंग से करते हैं, लेकिन जीतते ची से हैं। यानी हम आमने सामने की टक्कर तो लेते हैं, पर हमारी जीत छुपी हुई अप्रत्याशित चालों से होती है। अपनी जिंदगी में देखो, जब आप किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो आप मेहनत करते हैं, रोजाना काम करते हैं, ये आपका झेंग है। लेकिन कभी कभी आपको कुछ अलग, कुछ नया
कुछ हटकर करना पड़ता है जो आपकी चुनौती को चौंका दे और आपको आगे बढ़ा दे। वो आपका ची है। ये आपकी रचनात्मकता, आपकी सूझबूझ हो सकती है। सुनजू कहते हैं कि एक कुशल योद्धा अपनी ऊर्जा को एक खींचे हुए धनुष की तरह रखता है और अपने फैसले को तीर छोड़ने की तरह, यानी वो अपनी ऊर्जा को जमा करके रखता है और जब सही मौका आता है तो वो उसे पूरी ताकत और सटीकता से इस्तेमाल करता है। इस अध्याय में वो लहरों और पत्थरों की मिसाल देते हैं। जैसे तेज बहती नदी पत्थरों को भी बहा ले जाती है, ये उसकी गति की वजह से है। जैसे शिकारी पक्षी झपट्टा मारकर अपने शिकार को तोड़ देता है, ये उसकी सही टाइमिंग की वजह से है। इसी तरह एक समझदार योद्धा अपनी ऊर्जा को ऐसे बनाता है कि वो शक्तिशाली हो और उसकी टाइमिंग ऐसी हो कि वो सटीक हो। तो मेरे दोस्त, इस अध्याय से हमें ये सीखना है कि अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है। अपनी टीम को, अपने साधनों को और अपनी योजनाओं को ऐसे बनाओ कि उनमें तालमेल हो। सीधे रास्ते के साथ साथ कभी कभी कुछ नया, कुछ अलग सोचने की भी कोशिश करो और अपनी ऊर्जा को सही वक्त के लिए बचाकर रखो और जब मौका आए तो उसे पूरी ताकत से इस्तेमाल करो। क्या आप अपनी जिंदगी में झींग और ची का संतुलन बना पा रहे हैं? अध्याय 6, कमजोर और मजबूत पक्ष, वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग। 6 अध्याय हमें सिखाता है कमजोर और मजबूत पक्ष के बारे में। सुनजू कहते हैं कि जो युद्ध में पहल करता है वो ताज़ा रहता है और दुश्मन के आने का इंतज़ार करता है। जो देर से पहुंचता है उसे थके हारे हालात में लड़ना पड़ता है। इसलिए समझदार योद्धा दुश्मन को अपनी मर्जी से नचाता है, खुद उसके इशारों पर नहीं नाचता। इसका मतलब है कि हमेशा कोशिश करो कि हालात आपके काबू में रहें। अपनी चुनौती को उस जगह पर लाओ जहां आप मजबूत हों और वो कमज़ोर। सुनजू कहते हैं कि आप दुश्मन को अपनी तरफ खींच सकते हैं अगर उसे कोई फ़ायदा नज़र आए, और आप उसे रोक सकते हैं अगर उसे कोई नुकसान नज़र आए। ये इंसान का स्वभाव है कि वो फ़ायदे की तरफ भागता है और नुकसान से बचता है। इस अध्याय में एक बहुत ज़रूरी बात बताई गई है कि अगर आप हमला करते हैं और दुश्मन को पता ही नहीं कि कहाँ बचाव करना है तो आप हमेशा जीतेंगे, और अगर आप बचाव करते हैं और दुश्मन को पता ही नहीं कि कहाँ हमला करना है तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ये कैसे होगा? ये होगा अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर और अपनी चालों को अप्रत्याशित बनाकर। सुनजू कहते हैं कि दुश्मन को मजबूर करो कि वो अपनी कमजोरियां जाहिर करे, जबकि आप अपनी कमजोरियों को छिपाए रखो। अपनी ताकतों को एक जगह जमा करो, जबकि दुश्मन की ताकतों को बिखेर दो। अगर आप एक जगह अपनी पूरी ताकत लगाओगे और दुश्मन अपनी बिखरी हुई ताकत से आपका मुकाबला करेगा तो आपकी जीत पक्की है। वो ये भी कहते हैं कि लड़ाई की जगह और समय पहले से पता नहीं होना चाहिए। अगर ये गुप्त रहेगा तो दुश्मन को हर जगह तैयारी करनी पड़ेगी, और जब उसे हर जगह तैयारी करनी पड़ेगी तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी और वो कहीं भी मजबूत नहीं रह पाएगा। इसे अपनी जिंदगी में सोचो। जब आप किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो क्या आप अपनी सारी ऊर्जा एक ही वक्त पर एक ही जगह पर लगा देते हैं, या आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं? सुनजू की सलाह है कि अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखो और अपनी चुनौती के उस हिस्से पर वार करो जो सबसे कमज़ोर हो, और सबसे ज़रूरी, अपने दुश्मन यानी अपनी चुनौती को अच्छी तरह पढ़ो। उसकी आदतें क्या हैं, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमज़ोरी क्या है। जब आप उसे समझ जाओगे तो आप उसकी अगली चाल का अंदाज़ा लगा सकोगे और अपनी रणनीति उसके हिसाब से बना सकोगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस अध्याय का सबक है कि अपनी चुनौती के कमज़ोर और मजबूत पक्षों को पहचानो, अपनी ताकतों को सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल करो, और हमेशा कोशिश करो कि पहल आपके हाथ में रहे। क्या आप अपनी किसी मौजूदा चुनौती के कमज़ोर पहलू को देख पा रहे हैं जहां आप अपनी ऊर्जा लगाकर बड़ा फ़र्क ला सकते हैं? अध्याय 7, सेना का संचालन, मैन्यूवरिंग। अब हम 7वें अध्याय पर हैं, सेना का संचालन। ये अध्याय बताता है कि सेना को मैदान में कैसे चलाना है, कैसे मुश्किल हालातों से निकलना है और कैसे सीधे टकराव से बचना है। सुनजू कहते हैं कि सेना को आदेश मिलते हैं राजा से
फिर सेनापति उन्हें इकट्ठा करता है, उनमें तालमेल बिठाता है और उन्हें ठहराता है। सबसे मुश्किल काम है सेना का सही संचालन करना। वो कहते हैं कि संचालन का सबसे मुश्किल हिस्सा ये है कि घुमावदार रास्ते को सीधा कैसे बनाया जाए और नुकसान को फायदे में कैसे बदला जाए। यानी जिंदगी में भी जब मुश्किलें आईं, जब रास्ता लंबा और कठिन लगे, तो कैसे हम अपनी सोच और अपनी रणनीति से उसे आसान बना सकते हैं और कैसे हम अपनी मुश्किलों से भी कुछ सीखकर उन्हें अपने फायदे में बदल सकते हैं। सुन तzu चेतावनी देते हैं कि अगर आप बिना पूरी तैयारी और जानकारी के फायदे के पीछे भागोगे तो आप अपनी सेना का जरूरी सामान गंवा सकते हैं। इसका मतलब है कि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किसी मौके के पीछे भागने से नुकसान हो सकता है। इस अध्याय में गोंग और ढोल और झंडे और बैनर का जिक्र है। ये सेना को एकजुट रखने और उन्हें निर्देश देने के तरीके थे। दिन में झंडों से और रात में ढोल और आग से संकेत दिए जाते थे ताकि इतनी बड़ी सेना में भी अनुशासन और तालमेल बना रहे। हमारी जिंदगी में भी हमारे लक्ष्य और हमारी योजनाएं हमारे लिए झंडों और ढोल की तरह होनी चाहिए, जो हमें सही दिशा दिखाए और हमें एकजुट रखें। सुन तzu कहते हैं कि एक सेना की आत्मा छीनी जा सकती है और एक सेनापति का दिल भी। सुबह के वक्त सैनिकों का जोश ऊंचा होता है, दोपहर में वो थोड़ा कम हो जाता है और शाम तक वो घर जाने की सोचने लगते हैं। इसलिए एक समझदार सेनापति थके हुए और निराश दुश्मन पर हमला करता है जब उसका जोश ठंडा पड़ चुका होता है। वो उस दुश्मन से बचता है जिसका जोश ऊंचा होता है। ये है मन की स्थिति को काबू में करना। अपनी जिंदगी में भी जब आप थके हुए हों या आपका मन उदास हो तो उस वक़्त बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए, और जब आप पूरे जोश में हों तो उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इस अध्याय में कुछ और ज़रूरी बातें हैं। ऊंची पहाड़ी पर बैठे दुश्मन पर हमला मत करो। जो दुश्मन हताश होकर लड़ रहा हो उससे बचो, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। अगर दुश्मन पीछे हट रहा हो तो उसे पूरी तरह मत घेरो, उसे निकलने का एक रास्ता दो, नहीं तो वो पलटकर पूरी ताकत से लड़ेगा। ये सारी बातें हमें सिखाती हैं कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं है। समझदारी, सही समय और अपनी चुनौती की मनस्थिति को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। तो मेरे दोस्त, क्या आप अपनी चुनौतियों का सामना करते वक्त इन बातों का ध्यान रखते हैं? अध्याय 8, 9 रणनीतिक बदलाव, वेरिएशन इन टैक्टिक्स। 8वां अध्याय है 9 रणनीतिक बदलाव। ये अध्याय हमें सिखाता है कि एक सेनापति को हालात के हिसाब से अपनी रणनीति में बदलाव लाना आना चाहिए। कोई भी योजना पत्थर की लकीर नहीं होती, वक्त और हालात के साथ उसे बदलना पड़ता है। सुन तzu कहते हैं कि सेनापति को राजा के हर हुक्म को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। अगर कोई हुक्म सेना के लिए या देश के लिए नुकसानदायक है तो उसे मानने से इनकार करने का साहस भी उसमें होना चाहिए। यानी अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। वो 9 तरह के बदलावों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ उनका जिक्र अलग अलग तरह की ज़मीनों या हालातों के संदर्भ में है। मुख्य बात यह है कि एक समझदार सेनापति हमेशा फायदे और नुकसान दोनों पहलुओं पर गौर करता है। अगर वो फायदे के बारे में सोचता है तो उसका काम आसानी से हो जाता है। अगर वो नुकसान के बारे में सोचता है तो वो मुश्किलों से बच सकता है। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई फैसला लो तो उसके अच्छे और बुरे दोनों नतीजों के बारे में सोचो। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचकर आगे मत बढ़ो और ना ही सिर्फ मुश्किलों के बारे में सोचकर डरो। एक संतुलित नज़रिया रखो। सुन तzu कहते हैं कि दुश्मन को थकाने का एक तरीका ये है कि उसे लगातार व्यस्त रखो, उसे आराम मत करने दो। और उसे भूखा रखने का तरीका ये है कि उसकी रसद यानी सप्लाई लाइन काट दो। अपनी ज़िंदगी में अगर आपकी कोई बुरी आदत है तो उसे थकाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या आप उसे वो चीज़ें देना बंद कर सकते हैं जिनसे उसे बढ़ावा मिलता है? इस अध्याय में एक बहुत ज़रूरी बात है कि एक सेनापति में 5 ऐसे खतरे हो सकते हैं जो उसे हार की तरफ ले जाते हैं। 1, अगर वो बहुत ज़्यादा बहादुर है और बिना सोचे समझे जान देने को तैयार है तो वो मारा जा सकता है, यानी बेवकूफ़ी भरी बहादुरी। 2, अगर वो बहुत ज़्यादा कायर है और सिर्फ अपनी जान बचाने की सोचता है तो वो पकड़ा जा सकता है। 3,
अगर वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है तो उसे उकसाकर गलती करवाई जा सकती है। 4. अगर वो बहुत ज्यादा मान सम्मान की परवाह करता है तो उसे अपमानित करके फंसाया जा सकता है। 5. अगर वो अपने लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उनकी मुश्किल नहीं देख सकता तो वो परेशान और चिंतित रहेगा और सही फैसले नहीं ले पाएगा। ये 5 बातें किसी भी लीडर के लिए या हमारे अपने लिए भी बहुत बड़ी सीख है। हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना आना चाहिए और किसी भी चीज़ की अति से बचना चाहिए। तो मेरे दोस्त, इस अध्याय का सबक है कि लचीला बनो, हालात के हिसाब से बदलो और हमेशा फ़ायदे और नुकसान दोनों को देखकर चलो और अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाओ जो आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। अध्याय 9, सेना की चाल, द आर्मी ऑन द मार्च। अब हम 9वें अध्याय पर हैं, सेना की चाल। ये अध्याय इस बारे में है कि सेना को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है और दुश्मन के संकेतों को कैसे समझना है। सुन जू अलग अलग तरह की ज़मीनों पर सेना को ठहराने के नियम बताते हैं, जैसे पहाड़ों में घाटियों के पास डेरा डालो, ऊंची और धूप वाली जगह चुनो, नदियों को पार करने के बाद उनसे दूर रहो, दलदली ज़मीन से जल्दी निकलो। ये सब भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल बातें हैं, लेकिन इनका गहरा मतलब है। इसका मतलब है कि अपने आसपास के माहौल को, अपनी परिस्थितियों को अच्छी तरह समझो और उनके हिसाब से अपनी स्थिति बनाओ। इस अध्याय का सबसे दिलचस्प हिस्सा है दुश्मन के संकेतों को समझना। सुन जू कहते हैं, जब दुश्मन पास आकर भी शांत है तो वो अपनी प्राकृतिक ताकत पर भरोसा कर रहा है। जब वो दूर रहकर आपको उकसा रहा है तो वो चाहता है कि आप आगे बढ़ो। अगर उसकी छावनी आसानी से पहुंचने वाली जगह पर है तो वो आपको लालच दे रहा है। अगर पेड़ों में हलचल दिखे तो समझो दुश्मन आगे बढ़ रहा है। अगर घास में बहुत सी आड़ें बनी हैं तो वो आपको शक में डालना चाहता है। अगर पक्षी अचानक उड़ें तो वहां दुश्मन घात लगाए बैठा है। अगर जानवर डरें तो कोई बड़ा हमला होने वाला है। अगर धूल ऊंची और पतली उठ रही है तो रथ आ रहे हैं। अगर नीची और चौड़ी है तो पैदल सैनिक आ रहे हैं। अगर दुश्मन के दूत मीठी मीठी बातें करें तो वो शायद आराम चाहता है या कोई चाल चल रहा है। अगर दुश्मन गुस्से में आगे बढ़े और फिर पीछे हट जाए तो वो आपको थकाना चाहता है। अगर सैनिक अपनी बर्छियों पर टिके खड़े हैं तो वो भूखे हैं। अगर वो पानी लेने जाते हैं और खुद पहले पीते हैं तो वो प्यासे हैं। अगर दुश्मन फायदा देखकर भी आगे नहीं बढ़ता तो वो थका हुआ है। ये कितनी बारीकियां हैं। सुंजू हमें सिखा रहे हैं कि अपनी आंखें और कान खुले रखो, अपनी चुनौती के हर छोटे बड़े संकेत को समझो। लोग क्या कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो क्या करते हैं और उनके आसपास क्या हो रहा है। वो ये भी कहते हैं कि अगर आप अपने सैनिकों को सजा देने से पहले ही वो आपसे जुड़ चुके हैं तो वो आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, और अगर सजा देने के बाद भी वो आपसे नहीं जुड़े तो आप उनसे काम नहीं ले सकते। इसलिए अपने लोगों के साथ प्यार और अनुशासन दोनों का सही संतुलन रखो। तो मेरे दोस्त, इस अध्याय से हमें सीखना है कि अपने माहौल के प्रति सजग रहो, छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान दो और अपनी टीम के साथ सही रिश्ता बनाकर रखो। क्या आप अपनी जिंदगी में अपने आसपास के संकेतों को पढ़ने की कोशिश करते हैं? अध्याय 10, इलाका, भूमि, टेरेन। 10वां अध्याय है इलाका या भूमि। यहाँ सुनजू 6 तरह की जमीनों के बारे में बताते हैं और हर तरह की जमीन पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए ये समझाते हैं। ये जमीनें सिर्फ भौगोलिक नहीं हैं, बल्कि ये हमारी जिंदगी की अलग अलग परिस्थितियां भी हो सकती हैं। 1, सुलभ भूमि, एक्सेसिबल ग्राउंड, जहां दोनों आसानी से आ जा सकें। ऐसी जगह पर ऊंची और धूप वाली जगह पर कब्जा करो और अपनी सप्लाई लाइन सुरक्षित रखो। 2, उलझाने वाली भूमि, एंटेंगलिंग ग्राउंड, जहां से निकलना मुश्किल हो। अगर दुश्मन तैयार नहीं है तो हमला करो, अगर वो तैयार है तो हमला मत करो, नुकसान होगा। 3, अस्थायी भूमि, टेम्पोराइजिंग ग्राउंड, जहां किसी को फायदा ना हो। ऐसी जगह पर दुश्मन के लालच देने पर भी मत जाओ। अपनी सेना हटा लो, दुश्मन को आधा बाहर आने दो, फिर हमला करो। 4, तंग दर्रे, नैरो पासेस, अगर आप पहले पहुंचो तो उसे पूरी तरह बंद कर दो और दुश्मन का इंतजार करो। अगर दुश्मन पहले पहुंचे तो हमला मत करो अगर दर्रा पूरी तरह बंद है।
सिर्फ तब हमला करो जब वो कमज़ोर हो। 5 खतरनाक ऊंचाइयाँ, प्रेसिपिटस हाइट्स। अगर आप पहले पहुंचो तो ऊंची और धूप वाली जगह पर कब्जा करो। अगर दुश्मन पहले पहुंचे तो हट जाओ, उसे लालच मत दो। 6 दुश्मन से बहुत दूर, ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द एनिमी। जहां ताकत बराबर हो वहां लड़ाई छेड़ना मुश्किल है और लड़ने से कोई फायदा नहीं। इन जमीनों के अलावा सुंजू सेनापति की 6 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनसे हार होती है, और ये गलतियां हालात की वजह से नहीं बल्कि सेनापति की अपनी कमी की वजह से होती हैं। 1 उड़ान, फ्लाइट। जब आपकी ताकत बराबर हो पर आप 1 के मुकाबले 10 से लड़ो, यानी अपनी ताकत का गलत अंदाजा लगाना। 2 आज्ञा न मानना, इनसबॉर्डिनेशन। जब सैनिक बहुत मजबूत हों और अफसर बहुत कमजोर। 3 पतन, कलैप्स। जब अफसर बहुत मजबूत हों और सैनिक बहुत कमजोर। 4 बर्बादी, रुइन। जब बड़े अफसर गुस्से में आकर बिना सोचे समझे लड़ें और सेनापति को उनकी काबिलियत का पता ना हो। 5 अव्यवस्था, डिसऑर्गेनाइजेशन। जब सेनापति कमजोर हो, उसके आदेश साफ ना हो और सेना में कोई अनुशासन ना हो। 6 भगदड़, राउट। जब सेनापति दुश्मन की ताकत का सही अंदाजा ना लगा पाए और कमजोर सेना से मजबूत दुश्मन पर हमला कर दें। ये 6 बातें हर लीडर के लिए और हमारे अपने लिए भी बहुत बड़ी चेतावनी है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और इन गलतियों से बचना होगा। सुन, जो कहते हैं कि इलाका यानी आपकी परिस्थितियां लड़ाई में एक बहुत बड़ा मददगार हो सकती हैं। एक अच्छे सेनापति को इन्हें समझना चाहिए, दूरी का अंदाजा लगाना चाहिए और मुश्किलों और खतरों को पहचानना चाहिए। जो ये सब जानकर लड़ता है वो जीतता है, जो अनजान रहकर लड़ता है वो हारता है। और आखिर में वो फिर से दोहराते हैं, अगर आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को भी तो आपकी जीत पक्की है। अगर आप जमीन और आसमान को भी जानते हैं तो आपकी जीत पूरी तरह से पक्की है। तो मेरे दोस्त, अपनी परिस्थितियों को, अपने माहौल को, अपनी ज़मीन को समझना कितना ज़रूरी है ये इस अध्याय ने हमें सिखाया। अध्याय 11, 9 तरह की ज़मीनें, द 9 सिचुएशंस। 11वां अध्याय थोड़ा और गहरा है और ये 9 तरह की ज़मीनों या 9 तरह के हालातों के बारे में बताता है जिनमें एक सेना खुद को पा सकती है। हर हालात में अलग तरह की सोच और कार्रवाई की ज़रूरत होती है। 1 बिखराव वाली ज़मीन, डिस्पर्सिव ग्राउंड। जब आप अपनी ही धरती पर लड़ रहे हों, यहाँ सैनिक घर के पास होते हैं तो भाग सकते हैं, यहाँ मत लड़ो। 2 आसान ज़मीन, फैसाइल ग्राउंड। जब आप दुश्मन की धरती में थोड़ा ही अंदर गए हों, यहाँ रुको मत, आगे बढ़ो। 3 विवादित ज़मीन, कंटेंशियस ग्राउंड। ऐसी ज़मीन जिस पर कब्जा करने से दोनों को फायदा हो, ऐसी जगह पर हमला मत करो। 4 खुली ज़मीन, ओपन ग्राउंड, जहां दोनों आसानी से आ जा सकें, दुश्मन का रास्ता मत रोको। 5 सड़कों के चौराहे वाली ज़मीन, ग्राउंड ऑफ इंटरसेक्टिंग हाईवेज, जो 3 राज्यों से जुड़ी हो, यहां अपने साथियों से दोस्ती करो। 6 गंभीर ज़मीन, सीरियस ग्राउंड। जब आप दुश्मन की धरती में बहुत अंदर तक चले गए हों और आपके पीछे बहुत से किलेबंद शहर हैं, यहां से लूटो, यानी साधन इकट्ठा करो। 7 मुश्किल ज़मीन, डिफ़िकल्ट ग्राउंड, पहाड़, जंगल, दलदल वाली ज़मीन जहां चलना मुश्किल हो, यहां से जल्दी निकलो। 8 घिरी हुई ज़मीन, हेमिड इन ग्राउंड, जहां रास्ते तंग हों और दुश्मन आसानी से आपको घेर ले, यहां रणनीति बनाओ। 9 हताश ज़मीन, डेस्परेट ग्राउंड, जहां बचने का कोई रास्ता ना हो सिवाय लड़ने के, यहां पूरी ताकत से लड़ो। सुंजू कहते हैं कि पुराने ज़माने के कुशल योद्धा दुश्मन की अगली और पिछली टुकड़ियों के बीच संपर्क काट देते थे, छोटी और बड़ी टुकड़ियों के बीच सहयोग खत्म कर देते थे और अमीरों और गरीबों को एक दूसरे की मदद करने से रोकते थे। वो अपनी सेना को तभी इकट्ठा करते थे जब हालात उनके पक्ष में हों, अगर नहीं तो वो रुक जाते थे। वो कहते हैं कि जब हालात बहुत मुश्किल हों, जब बचने का कोई रास्ता ना दिखे, तो सैनिक
अपनी पूरी जान लगाकर लड़ते हैं। इसीलिए अपनी सेना को ऐसी हताश जमीन पर डालना कभी कभी जरूरी हो जाता है ताकि वो अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। लेकिन ये बहुत जोखिम भरा होता है। इस अध्याय का सार ये है कि अलग अलग हालात में अलग अलग रवैया अपनाना पड़ता है। कभी पीछे हटना पड़ता है, कभी डटे रहना पड़ता है, कभी पूरी ताकत से लड़ना पड़ता है। एक समझदार इंसान हालात को पहचानता है और उसके मुताबिक अपनी चाल चलता है। अध्याय 12, आग से हमला, द अटैक बाय फायर। 12वां अध्याय है आग से हमला। सुंजू आग से हमला करने के 5 तरीके बताते हैं। लोगों को जलाना, सामान जलाना, सामान ढोने वाली गाड़ियों को जलाना, हथियार और भंडार जलाना और दुश्मन की सप्लाई लाइन जलाना। आग का इस्तेमाल करने के लिए सही साधन, सही मौसम और सही समय का होना जरूरी है। आग का हमला बहुत विनाशकारी होता है। इसलिए सुंजू कहते हैं कि जब आप आग से हमला करके जीतते हैं तो उसका सही इस्तेमाल करो। अगर आप जीत रहे हैं तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो रुको। आग को सिर्फ अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करो, हताशा में नहीं। इस अध्याय में एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। गुस्से में आकर लड़ाई मत छेड़ो, नाराज़गी में आकर जंग शुरू मत करो। लड़ाई तभी करो जब आपको कोई फ़ायदा हो रहा हो। अगर फ़ायदा नहीं है तो रुक जाओ। गुस्सा और नाराज़गी वक़्त के साथ शांत हो जाते हैं, लेकिन एक तबाह हुआ राज्य या मारे गए लोग वापस नहीं आ सकते। ये कितनी बड़ी सीख है हमारी ज़िंदगी के लिए। कितनी बार हम गुस्से में या किसी की बात से नाराज़ होकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। सुंजू हमें याद दिला रहे हैं कि भावनाएं अस्थायी होती हैं, पर उनके नतीजे स्थायी हो सकते हैं। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचो और तभी कोई कदम उठाओ जब वो आपके हित में हो। एक समझदार लीडर और एक अच्छा सेनापति हमेशा सावधान रहता है। यही देश को सुरक्षित और सेना को सलामत रखने का तरीका है। अध्याय 13, जासूसों का इस्तेमाल, द यूज ऑफ स्पाइज। और अब हम आ गए हैं इस किताब के आखिरी 13वें अध्याय पर, जासूसों का इस्तेमाल। सुंजू कहते हैं कि एक बड़ी सेना को लंबे समय तक मैदान में रखना देश और लोगों पर बहुत बड़ा बोझ डालता है। और अगर आप दुश्मन की हालत जानने के लिए थोड़े से पैसे खर्च करने में कंजूसी करते हैं और सालों तक अनजान बने रहते हैं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ी ताकत है। और ये जानकारी आपको भूत प्रेत से या अंदाज़ों से नहीं मिलेगी। ये आपको मिलेगी उन लोगों से जो दुश्मन की हालत जानते हैं, यानी जासूसों से। सुंजू 5 तरह के जासूसों के बारे में बताते हैं। 1, स्थानीय जासूस, लोकल स्पाइज, दुश्मन के इलाके के लोग। 2, अंदरूनी जासूस, इनवर्ड स्पाइज, दुश्मन के अफसर। 3, बदले हुए जासूस, कन्वर्टेड स्पाइज, दुश्मन के जासूस जिन्हें आपने अपनी तरफ कर लिया हो। 4, बर्बाद जासूस, डूम्ड स्पाइज, आपके अपने जासूस जिन्हें आपने झूठी खबरें देकर दुश्मन के पास भेजा हो ताकि दुश्मन धोखा खा जाए। ये बहुत जोखिम भरा है और उन्हें मरवाने जैसा है। 5, बचने वाले जासूस, सर्वाइविंग स्पाइज, वो जासूस जो दुश्मन के यहाँ से खबरें लेकर वापस आ सकें। इन सब में सबसे ज़रूरी हैं बदले हुए जासूस, क्योंकि वो आपको सबसे भरोसेमंद जानकारी दे सकते हैं। इसलिए उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उन्हें इनाम देना चाहिए। सुंजू कहते हैं कि जासूसों का इस्तेमाल बहुत ही गुप्त तरीके से होना चाहिए। ये एक कला है और बिना बुद्धिमानी, इंसानियत और न्याय के आप जासूसों का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई जासूसी योजना लीक हो जाए, यानी बाहर पता चल जाए, तो उस जासूस को और जिसने बताया, दोनों को मार देना चाहिए। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है, लेकिन ये उस जमाने की सच्चाई थी जहां एक छोटी सी चूक भी हजारों जानें ले सकती थी। आज की दुनिया में जासूस का मतलब सिर्फ खुफिया एजेंट नहीं है। इसका मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बाजार को, अपने ग्राहकों को, अपने प्रतिस्पर्धियों को जानना, ये भी एक तरह की जासूसी है। अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो सिलेबस को, पुराने पेपर्स को और पढ़ाने वाले के तरीके को समझना, ये भी जानकारी इकट्ठा करना है। तो मेरे दोस्त,
इस आखिरी अध्याय का सबक है कि जानकारी ही शक्ति है। हमेशा अपने कान और आंखें खुली रखो, सवाल पूछो, रिसर्च करो और सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लो। और इसी के साथ सुन जू की युद्ध की कला का हमारा ये सफ़र ख़त्म होता है। पर यह सिर्फ एक किताब का अंत है। आपकी ज़िंदगी में एक नई समझ की शुरुआत हो सकती है। सुन जू की बातें सदियों पुरानी हैं, पर वो आज भी उतनी ही ताज़ी और असरदार हैं। ये किताब हमें सिर्फ युद्ध जीतना नहीं सिखाती, बल्कि ज़िंदगी जीना सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी चुनौतियों का सामना करें, अपनी ताकतों को पहचानें, अपनी कमज़ोरियों को दूर करें और सबसे ज़रूरी, कैसे हम शांति और समझदारी के साथ अपने लक्ष्य हासिल करें। याद रखना मेरे दोस्त, सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर ही होती है, हमारे डर से, हमारे आलस से, हमारी नकारात्मक सोच से। अगर हम इस अंदर की लड़ाई को जीत लें तो बाहर की कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। सुन जू की ये शिक्षाएं आपको शायद डरावनी लग सकती हैं, क्योंकि वो युद्ध के बारे में हैं, पर अगर आप उनके पीछे छुपे हुए गहरे अर्थ को समझोगे तो आपको ज़िंदगी का एक नया नज़रिया मिलेगा। आपको ये समझ आएगा कि हर मुश्किल एक मौका है कुछ नया सीखने का, खुद को और बेहतर बनाने का। तो आज जब आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस जाओगे तो इन बातों को अपने साथ लेकर जाना। जब कोई चुनौती आए तो घबराना मत, रुकना, सोचना, योजना बनाना और फिर सही वक्त पर सही कदम उठाना। खुद पर भरोसा रखना और याद रखना कि आप अकेले नहीं हैं। ये ज्ञान, ये समझ हमेशा आपके साथ है, एक दोस्त की तरह। मुझे उम्मीद है कि इस किताब की कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा मिली होगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और आप इसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं अपनी समझदारी और अपनी हिम्मत से। अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। अलविदा। सीख के साथ अलविदा।